हेलो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के एमसीक्यूज करेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है अ फ्यू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन को। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया है गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, प्रोजेनी हैव सम रिसेम्बलेंस विद पेरेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फिर वो कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, उसने आपको कुछ स्टेटमेंट दिए रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए। फिर वो आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर उन स्टेटमेंट से वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं हमको जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के लिए ही करेक्ट होंगे या ट्रू होंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, चलिए देखते हैं। गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस, तो गैमेटिक फ्यूजन जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों में ही होता है, ए सेक्सुअल में भी और सेक्सुअल में भी। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन, जैसे रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस, ये सिर्फ किस में होता है, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ए सेक्सुअल में नहीं होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। प्रोजेनी हैज सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है प्रोजेनी अपने पेरेंट की, है ना, तो 100% रिजेम्बलेंस हो गया। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ रिजेम्बलेंस होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें फर्स्ट और फोर दोनों ही हो, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड, सेकंड और फोर्थ दो स्टेटमेंट हो, तो ऐसा जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्रोजेनी के लिए हम टर्म क्लोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोजेनी जो होता है पेरेंट का आइडेंटिकल कॉपी होता है ना, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि वो जो टर्म क्लोन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्रोजेनी या ऑप्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक, तो उसने पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए, बिल्कुल सही बात है ये भी। ठीक है, कि जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है पेरेंटल डीएनए की, ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास टू द ऑफस्प्रिंग, ये गलत बात है। ठीक है, दोनों ही पेरेंट के कुछ क्रोमोसोम्स आते हैं, मतलब दोनों ही पेरेंट्स के डीएनए का पार्ट जाते हैं, डीएनए जाता है। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि डीएनए पेरेंट का ऑफस्प्रिंग का काफी हद तक सेम होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, और राइट आंसर जो है वो है ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी फिजन इज कॉमन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। उसने कहा है कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो बाइनरी फिजन है वो कॉमन है किसके लिए। फिर उसने कुछ ऑप्शन दिए आपको, सम यूकैरियोट, ऑल यूकैरियोट, सम प्रोकैरियोट और ऑल प्रोकैरियोट। तो वो जानना चाह रहा है कि बाइनरी फिजन जो है वो कुछ यूकैरियोट्स में मिलता है या ऑल यूकैरियोट्स में मिलता है, सम प्रोकैरियोट में मिलता है या ऑल प्रोकैरियोट में मिलता है। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो फटाफट इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं तो आंसर बताऊंगा ही आपको,
लेकिन आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, बाइनरी फिजन जो है वो कुछ यूकैरियोटिक में भी देखने को मिलता है हमको, जैसे ईस्ट में पढ़ा हमने, है ना। जो साइजोसैक्रोमाइसिटीज होती है उसमें भी देखने को मिलता है, तो सम यूकैरियोट में देखने को मिलता है। ऑल यूकैरियोट्स में नहीं होता है बाइनरी फिजन, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑल यूकैरियोट में तो हम लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोट्स में होता है, बिल्कुल सही बात है, बाइनरी फिजन होता है। ऑल प्रोकैरियोट्स में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, स्पोरुलेशन होता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है, ऑब्लिक फिजन, बहुत सारी चीजें होती है, बडिंग होता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन। फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? सी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को आप रीड भी कर सकते हैं और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। उसमें क्या कहा है? अ फ्यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। वो कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, meiosis never occur during sexual reproduction, external fertilization is a rule during sexual reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग उसने कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। अब वो कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ठीक है, तो इन 4 स्टेटमेंट में से कौन से वो स्टेटमेंट है जो करेक्ट है रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ठीक है, जल्दी से जरा इसका आंसर बताइए। तो हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, हमें मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि 2 इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, क्योंकि हमें उनके सिर्फ क्या चाहिए? गैमीट चाहिए। हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, तो उसमें कहते हैं जरूरी नहीं है कि 2 इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व हो। ठीक है, चलो, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन होता है। मियोसिस नेवर अकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत बात है, क्योंकि भाई गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 में कह रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल, ये गलत बात है, क्योंकि हम लोगों के अंदर भी क्या होता है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वहाँ क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्ट ऑफ जो हायर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल में, इन सभी में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें फर्स्ट और सेकंड हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है आपसे, अ मल्टी सेलुलर filamentous algae exhibit a type of sexual life cycle in which the meiotic division occur after the formation of zygote। वो कह रहा है कि एक मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी है, उसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल में मियोटिक डिवीजन कब हो रहा है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मतलब जाइगोट में क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। द एडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गी हैज। ठीक, फिर उसने पूछा है कि जो एडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गी है वो कैसे होंगे? उनके पास हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल होगा, या डिप्लॉइड गेमिटेंजिया होगा, डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल होगा, या डिप्लॉइड गेमिटेंजिया होगा, डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल या हैप्लॉइड गेमिटेंजिया, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल या हैप्लॉइड गेमिटेंजिया, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ऐसा एल्गी जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें जाइगोट के बाद मियोसिस हो रहा है, जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है ना। तो इसकी साइकिल कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक साइकिल होगी। कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लॉन्टिक साइकिल। ठीक, जाइगोट बनने के बाद क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। ठीक, तो इसमें जो वेजिटेटिव सेल्स बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक, और बाकी इसमें जो गैमेटोफाइट या गैमेटेंजिया बनेंगे वो भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक, क्योंकि ये 2n है, उसके बाद के जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड।
ठीक, फिर हैप्लॉइड से 2 तरह के गैमीट बनेंगे, इन गैमीट का फ्यूजन होगा और 2n का डिप्लॉयड जायगोट बनेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द मेल गैमीट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस। वो कह रहा है कि भाई जो राइस प्लांट का मेल गैमीट है उसके पास क्या है, 12 क्रोमोसोम है। फिर वो कह रहा है द क्रोमोसोम नंबर इन फीमेल गैमीट, जाइगोट एंड द सेल्स ऑफ सीडलिंग्स विल बी, है ना। अब आपको पता है कि भाई मेल गैमीट में अगर क्रोमोसोम नंबर 12 है तो मेल गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। फिर वो आपसे पूछ रहा है क्रोमोसोम नंबर फीमेल गैमीट में, जाइगोट में और सेल्स ऑफ सीडलिंग में। ठीक है, फटाक से बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए हम कर लेते हैं इसको। मेल गैमीट का आपको मालूम है कि क्या हैप्लॉइड कंडीशन है, तो हैप्लॉइड कंडीशन में 12 क्रोमोसोम है। फीमेल गैमीट मतलब ये भी क्या हैप्लॉइड कंडीशन होगी, तो इसमें भी कितने होंगे, 12 क्रोमोसोम होंगे। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड कंडीशन होता है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 24 होंगे। सेल्स ऑफ सीडलिंग मतलब स्पोरोफाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें भी कैसे होंगे, स्पोरोफाइट या प्लांट बॉडी जो होती है इसकी कैसे होती है, स्पोरोफाइट होती है, तो ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, 24। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें 12, 24, 24 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12, 24, 24, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो कह रहा है कि भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनमें से हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, चलिए तो पहला स्टेटमेंट उसने कहा है कि द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की कंडीशन भी होती है कि जब मेल और फीमेल गैमीट एक साथ फॉर्म हो और साथ में रिलीज हो तभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल भी होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है ओनली अ फ्यू गैमीट आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम। ये गलत बात है, मेल गैमीट जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में रिलीज होते हैं ताकि उनमें से कुछ गैमीट जो है फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर हो सके या फ्यूजन करा सके। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वाटर इज द मीडियम इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है भाई, ब्रायोफाइट के केस में भी टेरिडोफाइट के केस में भी, जहाँ पर मेनली क्या मिलता है हमें देखने को, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। उसमें जो वाटर है वो एक मीडियम की तरह काम करता है और गैमीट जो है इसमें स्विम करके जाते हैं, जूडियो गैमी होता है इसमें, है ना, हमने पढ़ा हुआ है जूडियो गैमी इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, स्टेटमेंट 4 में कह रहा है ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन have better chance of survival than those formed inside an organism। ये गलत बात है। जो ऑफस्प्रिंग इनसाइड ऑर्गेनिज्म उनका फॉर्मेशन होता है उनके चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू बने हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, एक तो थर्ड है, सॉरी एक तो फर्स्ट है और एक क्या है, थर्ड है। तो ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट गिवन बिलो describe certain features that are observed in the pistil of flower। वो कह रहा है कि पिस्टल ऑफ फ्लावर से रिगार्डिंग कुछ फीचर हमने दे रखे हैं जो डिस्क्राइब करेंगे किसको, पिस्टल ऑफ फ्लावर को। ठीक, तो इन स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और फिर ऐसे स्टेटमेंट को हमें सेलेक्ट करना है जो ट्रू होंगे। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं पिस्टल से रिगार्डिंग जो करेक्ट होंगे। तो पहला स्टेटमेंट दिया, पिस्टल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड, बिल्कुल सही बात है। ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल, बिल्कुल सही बात है। ईच कार्पल हैज ओनली वन ओव्यूल, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, एक कार्पल में मोर देन वन ओव्यूल हो सकते हैं।
पिस्टल हैज ओनली वन कार्पल, ये भी गलत बात है, मल्टी कार्पल पिस्टल भी होती है। ठीक है, तो दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। तो ऐसा कोई ऑप्शन, तो ऐसा ऑप्शन जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, which of the following situation correctly describe the similarity between an angiosperm egg and human egg। अब वो कह रहा है कि एंजियोस्पर्म एग और ह्यूमन एग, इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। तो कुछ स्टेटमेंट उसने आपको दे रखे हैं, ठीक है, इनको पढ़ना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। तो ये गलत बात है भाई। ह्यूमन के केस में क्या होता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बोथ एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, तो ये गलत बात है। ठीक है, ह्यूमन एग और फिर ह्यूमन एग मतलब नॉन मोटाइल तो होता है, लेकिन वो भी सिलेरी मूवमेंट के थ्रू ट्रांसफर होता है। और एंजियोस्पर्म एग जरूर कहते हैं स्टेशनरी होता है, वहां पर मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन के थ्रू आते हैं, पॉलन ट्यूब से फॉर्मेशन होके। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। बोथ एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ह्यूमन एग तो मोबाइल होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म का एग जो है वो स्टेबल या स्टेशनरी होता है। ठीक, सिनगेमी इन बोथ रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये बिल्कुल सही बात है। एंजियोस्पर्म के केस में भी और ह्यूमन के केस में भी, जब एग का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है मेल गैमीट के साथ या सिनगेमी हो जाता है, उसी के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट में करेक्ट है, जो है स्टेटमेंट नंबर 4। तो ऐसा कोई करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फ्रॉम द नोड्स ऑफ प्लांट सच एज शुगर केन, जिंजर इज मेनली बिकॉज। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं वो नोड से ओरिजिन होते हैं, है ना। कुछ प्लांट में जैसे शुगर केन में, जिंजर में, हम देखते हैं कि भाई नोड्स वाले रीजन से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का फॉर्मेशन होता है या अपीयर होते हैं वहां पर। तो इसका रीजन क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आंसर बताइए फटाफट, इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखिए जल्दी से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन में इसमें क्या कहा है, नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ कि इसकी वजह से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होंगे वहां पर। ऑप्शन बी में आपसे कह रहा है कि नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल, तो ये करेक्ट बात है, क्यों भाई नोड्स जो है ना, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल है, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल है जिनसे क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नोड्स आर लोकेटेड नियर द सॉइल, ये बात गलत है। नोड्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक सेल, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 वो आपसे कह रहा है, which of the following statements support the view that elaborate sexual reproductive process appeared much later in the organic evolution। ठीक है, अब उसने आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, और इनमें से वो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं इस व्यू को कि भाई ड्यूरिंग एवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत बाद में आया होगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट हमें पढ़ने हैं, उनमें से वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं जो इस व्यू को सपोर्ट करते हो कि भाई ड्यूरिंग एवोल्यूशन या ड्यूरिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो बहुत बाद में इवॉल्व हुए होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है, लोअर और लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन। सही बात है ये, कि भाई जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है ना। जैसे हम प्लांट में देखते हैं, किंगडम प्लांट में जो पहला ग्रुप है एल्गी, उनमें क्या होता है, बॉडी में डिवीजन भी नहीं होता है, थैलस टाइप की बॉडी होती है। ठीक है, asexual reproduction is common in lower group, तो ये भी स्टेटमेंट जो है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन होता है लोअर ग्रुप्स में, ये स्टेटमेंट भी ठीक है काफी हद तक। स्टेटमेंट नंबर 3, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन नहीं होता है हायर ऑर्गेनिज्म में। हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, चलो फिर फोर्थ स्टेटमेंट, द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये सही बात है कि वर्टिब्रेट भी काफी इवॉल्व है और एंजियोस्पर्म भी काफी इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें क्या होता है हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला कोई ऑप्शन जो आपको दिख रहा हो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction। अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उनमें ज्यादा वेरिएशन होता है इन कंपैरिजन टू ऐसे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो हमने पढ़ा है भाई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जीन का एक्सचेंज होता है ना, और वो बेसिस बनता है किसका, वेरिएशन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन होता है। अब उसने कुछ स्टेटमेंट दिए, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट है जिसकी वजह से ऐसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंथी प्रोसेस, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं हुआ। गैमीट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, तो ये कुछ हद तक सही बात है कि पेरेंट्स में जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और क्रॉसिंग ओवर की वजह से कुछ नए वेरिएशन आ जाते हैं प्रोजेनी में। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या कह रहा है, जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, ये गलत बात है क्योंकि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम स्पीसीज के दो पेरेंट में बीच में होता है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट उसने दे रखे हैं और उन्होंने से पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। ठीक है, चलिए पढ़िए जरा, बताइए इसका आंसर। चलिए पहले ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि डाइसियस या हर्माफोर्डाइट ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन एनिमल्स, गलत बात है कि डाइसियस प्लांट जो है, डाइसियस प्लांट भी मिलते हैं जैसे पपाया हो गया, है ना। डाइसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन प्लांट्स, ये भी गलत बात है। डाइसियस ऑर्गेनिज्म या हर्माफोर्डाइट एनिमल भी मिलते हैं, है ना, अर्थवर्म जैसे एग्जांपल हो जाएगा उसका। ठीक है, डाइसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल, ये सही स्टेटमेंट है। डाइसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट्स, ये गलत बात है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीवा एंड बैक्टीरिया। तो हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और अमीवा को हम क्या कहते हैं, इमोर्टल्स कहते हैं, है ना। इनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती क्योंकि इसमें पेरेंट सेल जो वो डिवाइड होके दो प्रोजेनी सेल बना देता है। ठीक है, तो उसका उसने रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है अमीबा या बैक्टीरिया की। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट उसने कहा दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये गलत बात है, इसकी वजह से वो उनकी नेचुरल डेथ वाला कोई लॉजिक नहीं है। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब ये नहीं कि भाई उनकी नेचुरल डेथ नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग, तो ये स्टेटमेंट सही है कि भाई जो पेरेंट सेल होता है वही डिवाइड हो जाता है दो प्रोजेनी सेल में। अब वो बाइनरी फिजन से हो रहा है, बडिंग से हो रहा है, तो वो अलग अलग बात हो गई। तो इसमें मेथड ऑफ डिवीजन से मतलब नहीं है, जो कंसेप्ट है वो क्या है कि भाई पेरेंट सेल जो है वो दो प्रोजेनी सेल में डिवाइड हो जा रहा है, तो पेरेंट सेल की नेचुरल डेथ हो ही नहीं पाती, उससे पहले वो दो प्रोजेनी सेल में डिवाइड हो जाता है।
तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन। वो कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, और जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कोई ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करता है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, और उन स्टेटमेंट में हमें सेलेक्ट करना है कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा। चलिए, तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है किस चीज पे? द हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हैबिटेट कुछ हद तक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन मॉर्फोलॉजी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर नहीं है। और देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म गलत बात है। मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत बात है। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, फिजियोलॉजी और जेनेटिक मेकअप। तो देखो, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपनाएगा, ये डिपेंड करता है मेनली उसके जेनेटिक कॉम्पोजिशन पे, है ना, जीनोटाइप पर। तो उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, इन सभी पे ये डिपेंड करेगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जिसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। अब उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने को कहा है। ठीक है, चलिए तो पढ़ लेते हैं। इन asexual reproduction, the offspring produced are morphologically and genetically identical to the parent। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। सही बात है ये, ठीक। लेकिन हमें क्या सेलेक्ट करना है? इनकरेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जूस्पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये जो है क्या है, ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो क्या है, रॉन्ग है, लेकिन इसने क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो 16 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट अगर पढ़ना चाहें, इन asexual reproduction a single parent produce offspring with or without formation of gametes। सही बात है। कोनिडिया आर asexual structure in penicillium, ये भी सही बात है। तो तीन स्टेटमेंट इसमें सही थे, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 का बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, ये आपसे उसने पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा आंसर बताइए इसका। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन सा होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, रॉन्ग स्टेटमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर एम्ब्रियम डेवलपमेंट होता है, और एक एंडोस्पर्म बनता है। उसको पहले पीई में बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेलुलर फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में उसने पूछा है आपसे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप सेल ऑफ मेज प्लांट इज 20। उसने कहा है कि जो शूट टिप सेल है मेज प्लांट की, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 20 है। फिर पूछा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, देखो उसने आपको क्वेश्चन में मेज प्लांट की शूट टिप सेल में बता दिए कि भाई 20 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। फिर वो आपसे पूछ रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने क्रोमोसोम मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली तो ये कि जिस सेल का उसने आपको क्रोमोसोम नंबर दिया है वो कैसा है, वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। तो आपको पता होना चाहिए मेज प्लांट की बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉइड। तो शूट टिप सेल जो है वो कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड सेल होगा। तो डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम है? 20।
और जिस सेल का आपसे पूछा है उसने माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो अगर एक डिप्लॉयड सेल में 20 क्रोमोसोम है तो दूसरे डिप्लॉयड सेल में भी कितने होंगे, 20 क्रोमोसोम ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, थैंक यू।